हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्रीडा। फ्रेंड्स, मैं दुर्गा आज आपके साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमें इस चैप्टर में ध्यान रखना है, जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइजेस क्या होती हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होती हैं और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना चाहिए। इनमें से कोई सेक्शन आपको उठा के दिया जा सकता है, तो आप सबसे पहले याद रखोगे कि ये सेक्शन 92 के अंदर डिफाइन है ट्रांसफ़र प्राइसिंग, और इसी के अंदर फिर ए बी सी ऐसे चलता चला जाता है। तो सबसे पहले 92 में क्या बोला गया है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम इनकम टैक्सेशन हैविंग रिगार्ड्स ALP। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का कैसे इनकम कंप्यूट करते हैं 92 में, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। 92A में क्या है, सिर्फ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस किया गया है। बी में क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मीनिंग डिफाइन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सी में क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ ALP। सी से आप ALP, कंप्यूटेशन ऑफ ALP याद रखना। डी से क्या है, इंफॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट है जो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में जब एंटर कर रहे हो तो आपको क्या मेंटेन करके रखना है, इसके बारे में बात की गई है, जो कि आपको 8 ईयर एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तक रखनी होती है इंफॉर्मेशन, जो भी आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर करते हो। तो डी से डॉक्यूमेंट हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, ई से क्या है, रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, 92E में क्या है, रिपोर्ट्स, जो कि रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट को सबमिट करना होता है 30 दिन के अंदर अंदर। एफ में क्या है, कुछ टर्म्स डिफाइंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने एक बार इनके सेक्शन आपको एक समराइज वे में बता दिया। आगे बढ़ती हूँ। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता क्या है फ्रेंड्स, जब कोई ट्रांजैक्शन दो या दो से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइजेस, ठीक है फ्रेंड, एसोसिएट एंटरप्राइजेस का वाइडर मीनिंग है, मैं आगे आपको डिफाइन करूँगी। पहले यहाँ समझते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइजेस एंड एटलीस्ट एक NR है, तो उस वैसे ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन तो आप समझ ही रहे हो, कोई भी गुड्स या सर्विस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में, और इन दोनों एसोसिएट एंटरप्राइजेस में एक NR होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ बोथ, अगर दोनों ही लोग एसोसिएट एंटरप्राइजेस हैं, आर नॉन रेसिडेंट, अगर दोनों एसोसिएट एंटरप्राइजेस जो कि NR हैं, तो क्या होगा, सेल ओनली अप्लाई इफ इनकम ऑफ वन ऑफ देम इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहले में बोला गया है कि आपका एक AE होना चाहिए और एक NR होना चाहिए। वैसे उन दोनों के बीच कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लेंगे। अगर दोनों NR है, यहाँ सेल का गलत हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा, टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 अप्लाई होगा। अगर ट्रांजैक्शन अगर एंटरप्राइजेस के बीच में हो रही है और वो अनरिलेटेड पर्सन है, तो इसे मान लिया जाएगा कि वो उन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है। ऐसा ट्रांजैक्शन जो अनरिलेटेड है, पर्सन के बीच में हो रखा है, तो उसे भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों कंडीशन हो गए, आपने समझ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, पहला मैंने आपको समझा दिया, दूसरा भी समझा दिया, तीसरा भी समझा दिया। अब हमें कुछ कंडीशंस ध्यान रखना है। देयर एग्जिस्ट अ प्रायर एग्रीमेंट बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइजेज एंड अनरिलेटेड पर्सन। इसके बारे में ये बोला गया है कि पहले से ही कहीं
कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होने चाहिए एसोसिएट एंटरप्राइजेस और अनरिलेटेड पर्सन में, तभी वैसे ट्रांजैक्शन को हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मानेंगे। और जो भी टर्म ऑफ ट्रांजैक्शन है वो एसोसिएट एंटरप्राइजेस ने डिटरमाइन कर रखी हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका यही 3 बन जाता है, ये कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किन केसेस में होते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किन केसेस में होते हैं। 3 मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र प्राइसिंग। अब आपका आ जाता है सेकंड कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या है। फ्रेंड्स, ट्रांसफ़र प्राइसिंग आप सिंपल टर्म्स में समझो, कोई भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो गुड्स से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड 2 लोगों के बीच में, तो एक तरीके का प्राइस ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ से आप एक जगह प्राइस दे रहे हो, आपको गुड्स मिल रहा है, ठीक है। तो यही है। इन जनरल रेफर्स द प्राइस एग्रीड बिटवीन 2 पार्टीज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स और सर्विसेज और कोई टेक्नोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है, इसको अलग से आगे मैंने डिफाइन किया है कि ये एक प्राइस है एग्रीड बिटवीन रिलेटेड पार्टीज़ फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, सर्विस या टेक्नोलॉजी। इट ऑल्सो रेफर्स टू द प्राइस एग्रीड बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज़ फॉर ट्रांसफ़र विच आर कंट्रोल्ड बाय कॉमन एंटिटी। फ्रेंड्स देखो, एक क्या है कि अनरिलेटेड पार्टीज़ के बीच में आपका कोई भी एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, या एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में हुआ, तो क्या है कि अब देखो, एक एसोसिएट एंटरप्राइजेस है और एक ये दूसरा एसोसिएट एंटरप्राइजेस है। इनके बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ और ये इसे कंट्रोल कर रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, एक ट्रांसफ़र प्राइसिंग मान लेंगे, ठीक है फ्रेंड। एक एसोसिएट एंटरप्राइजेस ने आप कंट्रोल रख रहा है उसके ऊपर, या तो कोई अनरिलेटेड अगर कोई पार्टीज़ है उनके बीच में तो हुआ, तो वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है ही है, ठीक है फ्रेंड्स, निश्चित तौर से है, ठीक है। दूसरा कि प्राइस इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज इज़ डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स। इन लोगों की जो प्राइस के बारे में कौन बताता है, मार्केट फोर्स। क्या प्राइस रखा जाएगा ये मार्केट फोर्स बताता है, या कोई इंटरनल फोर्सेस बता सकते हैं। मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई आपको पता ही है, यही होते हैं। आगे, देयर इज़ अ जनरल बिलीफ that multinational corporations have employed creative transfer pricing approaches for transfer of goods, services, fund, intangible, etc. minimize their global tax outflow। हाँ, ये सही बात है, ये assumptions में आपको पूछा जा सकता है क्या ऐसा है या नहीं है, तो आप बोल सकते हो हाँ ऐसा है कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने कुछ ऐसे टेक्निक्स डेवलप कर रखे हैं जिससे कि वो ग्लोबल टैक्स आउटफ्लो को कम कर सके। Thus, the effect of transfer pricing is that lower profit or excessive loss in high tax rate countries and high profit or minimum loss in low tax rate countries। सही बात है। This result revenue loss to the country and also drain on foreign exchange services। ट्रांसफ़र प्राइसिंग से फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स देखती हैं कि किस कंट्रीज़ में कैसा बिज़नेस स्टार्ट करना है जो कि मुझे कम से कम टैक्स देना पड़े और मेरे को बहुत से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है फ्रेंड्स। इन सब चीज़ों को कंसिडर करके तभी वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग करती हैं और इनसे बेनिफिट होता है। लेकिन इससे क्या होता है, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट भी पड़ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि आपका जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का जो रेगुलेशन है इंडिया में कैसे और कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो फ्रेंड्स 2001 में, ठीक है। क्या हुआ था, जब हमारे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा रेगुलेशन लेके आना चाहिए जिससे कि हम इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर सकें, इनके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर सकें। द रेगुलेशंस आर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपसे DTA डिस्कस कर रही थी, तो मैंने बताया था कि इनका प्रिंसिपल भी, इन दोनों ही चीज़ का प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है, OECD प्रिंसिपल के थ्रू रन होते हैं, इसी पे बेस्ड है। यही इनको गाइडलाइंस और
करती है कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है। तो OECD ने क्या बताया है, वेरिएबल, इसके ट्रांसफ़र प्राइसिंग के कुछ मेथड्स इन्होंने बता रखे हैं, उन्हीं मेथड के थ्रू आपको कैलकुलेशन करना है ट्रांसफ़र प्राइसिंग का। ठीक है। इम्पोज एक्सटेंसिव एनुअल ट्रांसफ़र प्राइसिंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट एंड कंटेन हार्श पेनल प्रोविज़न फॉर नॉन कंप्लायंसेस। अगर आप नहीं इस चीज़ को मानोगे तो आप जो आपको बताया गया है तो बहुत सारे पैनल और प्रोविज़न की तरह, नॉन कंप्लायंसेस की तरह थ्रू आपको बहुत ज़्यादा हार्श पैनल प्रोविज़न्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस कर रखी हैं। आगे देखते हैं एसोसिएट एंटरप्राइजेस होती क्या है। ठीक है, अगर आपका क्या है, किसी भी एंटरप्राइजेस पे डायरेक्टली या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, किस में, मैनेजमेंट में, कैपिटल पे आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, कंट्रोल ही कर रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे आपका कंट्रोल है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप किसी भी एंटरप्राइजेस के इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हो उस पर, या तो आपने बहुत ज़्यादा शेयर खरीद लिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप हो, बहुत ज़्यादा शेयर्स लेके मैनेजमेंट आप ही के हिसाब से चल रही है, तो वो एसोसिएट एंटरप्राइजेस कहलाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेशन हमेशा याद रखना। आगे एसोसिएट एंटरप्राइजेस कौन कौन हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसका बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, फिर भी मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहा है, आप देख लो, और कुछ चीज़ें आप चाहो तो क्लिक करके भी रख सकते हो, और अपने बुक्स से भी जो भी आप प्रेफर करते हो पढ़ सकते हो। देखो फ्रेंड्स, पहला क्या है, certain specific parameter have been laid down on the basis of which the two enterprises would be deemed as associate enterprises। कुछ पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर को मैंने डिस्कस किया है। पहला क्या है, अगर आप 26% ऑफ वोटिंग पावर आपके पास है 26%, ठीक है, तो आप उस एंटरप्राइजेस के एसोसिएट एंटरप्राइजेस हो जाओगे। अगर लोन इज़ गिवन बाय एंटरप्राइजेस टू अनदर, और ऐसा लोन कैसा है, जैसे मैंने आपको लोन दे दिया और वो क्या हो जा रहा है, 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट ऑफ द बोरोवर है। ठीक है, जितना उसने जो भी अमाउंट उसने बोरो किया है मेरे से, उसका 51% मैंने उसे लोन में दे दिया है। ठीक है फ्रेंड, तो लोन में आ जाता है आपका 51% का, और इसको आप अपने तरफ से भी इंटरप्रेट करके देख सकते हो कि आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने आपको क्या कर दिया कि 1 लाख से ऊपर लोन आपको दे दिया। ठीक है, तो 1 लाख से ऊपर कोई भी कंपनी किसी को लोन देगी, आपको 2 लाख, मतलब आपको चाहिए जैसे 2 लाख रुपए, और मैं उससे ज़्यादा मतलब आपको दे रही हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो लोचा है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है ना आपको, कि 51% अब मैंने ही खुद से मतलब वो कर दिया है, लोन दे दिया है एक एंटरप्राइजेस ने दूसरे एंटरप्राइजेस को। अगर गारंटी दी हुई है, गारंटी बाय एन एंटरप्राइजेस फॉर 10% और मोर इन टोटल बोरोइंग ऑफ अदर एंटरप्राइजेस, अगर एक एंटरप्राइजेस दूसरे एंटरप्राइजेस से कुछ बोरो कर रही है, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि भैया जो भी है 10% या उससे ज़्यादा बोरोइंग पे मैं उस पर गारंटी दे रही हूँ। तो 3 टर्म हो गया। पहला वोटिंग पावर आपको याद रखना है 26 वाली बात होगी, लोन में 51, ठीक है, और आपको गारंटी में 10% से ज़्यादा, तो आप एसोसिएट एंटरप्राइजेस हो जाओगे। फिर आगे क्या है, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 50% आपकी हिस्सेदारी है। फिर क्या है, complete dependence of enterprises in carrying on the business on intellectual property licensed to its by another enterprises। मतलब आप कुछ भी जो आप बिज़नेस कर रहे हो, तो जो भी बिज़नेस कर रहे हो, तो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है वो आपके थ्रू लाइसेंस हो रही है, प्लस परचेज ऑफ 90% या उससे ज़्यादा भी जो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो, वो क्या मैं ही दे रही हूँ। ठीक है,
आप इसे ऐसे करके समझ लेना कि एक एंटरप्राइजेस दूसरे एंटरप्राइजेस को रॉ मटेरियल दे रही है, कितना 90% से भी ज़्यादा दे रही है रॉ मटेरियल, तो ऑब्वियसली वह एसोसिएट एंटरप्राइजेस है। ठीक है। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोसेस गिवन बाय वन enterprises to another enterprises or to person specified by other enterprises at a price and condition influence। अगर कुछ इन्फ्लुएंस में होके वो एंटरप्राइजेस एक दूसरे का प्राइस सेट कर रही है, अगर रिलेटिव या जॉइंटली उस एंटरप्राइजेस को वो कंट्रोल कर रही है, ठीक है, कोई म्यूचुअल इंटरेस्ट के थ्रू अगर रिलेशनशिप रख के वो कंट्रोल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें एसोसिएट एंटरप्राइजेस के होंगी। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको कुछ जो स्टैटिस्टिक डेटा है, जैसे 90% रॉ मटेरियल का परचेज हुआ है, 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपकी हिस्सेदारी, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखना। ठीक है। आगे ARM होता क्या है? तो ARM ALP क्या होता है फ्रेंड्स? तो आर्म लेंथ प्राइस इसका फुल फॉर्म है। आर्म लेंथ प्राइस। आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है? एक तरीके का एक मानो ये एक अग्रीड या प्रपोज्ड एक ट्रांजैक्शंस होता है दो या दो से ज़्यादा एसोसिएट एंटरप्राइजेस के बीच में ओपन मार्केट में। ठीक है। क्या होता है कि इसके अंदर आपको एक तरीके का मेथड बहुत सारे इसके अंदर मेथड्स होते हैं, तो आपको देखना होता है कि इनमें से कौन सा मेथड आपके लिए सही होगा, सुटेबल होगा, उनमें से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो और फिर उस हिसाब से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। ठीक है। तो आर्म लेंथ प्राइस कुछ नहीं है, एक फेयर मार्केट प्राइस का जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसका क्या फेयर मार्केट होना चाहिए, वैल्यू, फेयर मार्केट क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, उसको तय किया जाता है ALP के थ्रू। तो इसका बस डेफिनेशन आप ध्यान रखना है क्या है, मीन्स अ प्राइस विच इज़ एग्रीड या प्रपोज्ड, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीड या प्रपोज्ड हो रखा है, टू बी एग्रीड इन अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पर्सन एसोसिएट एंटरप्राइजेज इन अनकंट्रोलेबल कंडीशन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि एसोसिएट एंटरप्राइजेस के से अलग हुए लोगों के साथ हुआ है, उन लोगों के साथ नहीं जो एसोसिएट एंटरप्राइजेस जो मैंने डिस्कस कर रखा है उनके अलावा। देयर एग्जिस्ट ए प्रायर, उनके बीच पहले से ही कुछ एग्रीमेंट्स होना चाहिए, तभी वो डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कहलाया जाएगा। एंड द एसेंशियल टर्म्स आर डिटरमाइंड बाय सच और अदर पर्सन एंड एसोसिएट रेलिवेंट टू द अबव referred transactions, whether either or both of the associate enterprises are non-resident। अगर दोनों ही नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा, whether or not, तो such other person is a नॉन रेसिडेंट मान लिया जाएगा फ्रेंड उसको। ठीक है। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि एसोसिएट एंटरप्राइज डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स कब बोला जाएगा, अगर ऐसा ट्रांजेक्शन्स जो कि पर्सन के बीच में हुआ है अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइजेज, तो वो से मान लिया जाएगा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विथ AE इफ़ ये सारे कंडीशंस लग रहे हैं तो। ठीक है, कि उनके बीच में पहले ही कोई एग्रीमेंट हो रखा है, तो आप ऑब्वियसली मान लोगे कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हो रखा है इन लोगों के बीच में। अगर कोई एसेंशियल टर्म या डिटरमाइंड कर दिया जा रहा है एक दूसरे के बीच में, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स क्या है फ्रेंड, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आया हुआ है। तो ऐसा ट्रांजेक्शन्स जिसमें कि क्या हो रहा है, आपका ट्रांजेक्शन एक्सीड कर जा रहा है 20 करोड़ से ज़्यादा। ट्रांजेक्शन विद सर्टेन रिलेटेड डोमेस्टिक पार्टी ओनली इफ एग्रीड वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर डोमेस्टिक पार्टीज़ के बीच में आपने ट्रांजेक्शन किया है और वो 20 करोड़ से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स। फिर ऐसा है कोई एक्सपेंडिचर जिसमें कि आपने डिडक्शन क्लेम कर रखा है, ठीक है, 80C से लेके 80U के अंदर बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं फ्रेंड्स। डिडक्शंस मैंने आपको डिस्कस कर रखा है पहले ही वीडियो में, तो आप देख सकते हो। तो वैसा कुछ डिडक्शंस अगर आपने ले रखा है तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के अंदर आ जाता है वो। फिर एनी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बिजनेस,
कुछ जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में बहुत बड़े बड़े डिडक्शंस मिलते हैं फ्रेंड्स। आप सेज यूनिट जब लगाते हो तो सेक्शन 10A के अंदर आपको बहुत सारे रिलीफ मिलते हैं। तो ऐसा तो कोई बिजनेस आप नहीं कर रहे हो जो कि इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, तो ये सब देखा जाता है, ठीक है। और एनी अदर ट्रांजेक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड, अगर कुछ स्पेसिफाइड अगर है कुछ ट्रांजेक्शन उनमें आपने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, ट्रांजेक्शन ऐसा कर रखा है, तो वो सारे कहलाएंगे आपके स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। मॉनेटरी लिमिट या ट्रांजेक्शन का क्या दिया हुआ है, 20 करोड़ से ज़्यादा। फिर देखते हैं, इफ़ द एग्रीगेट वैल्यू डज नॉट एक्सीड ₹20 करोड़, दोज ट्रांजेक्शन डज नॉट अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग प्रोविज़न इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर आप स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ले करते हो तो फिर आपको क्या, आपको डिडक्शंस के फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको इन सब चीज़ों का सबका फ़ायदा मिलता है, ये सारी चीज़ें जो दे रखी हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो आपको फिर ऑब्वियसली आपको ये टीपी का प्रोविज़न आप पे नहीं लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ALP कंप्यूट करने के ये कुछ मेथड है फ्रेंड्स, बस मैंने मेथड यहाँ पे नोट डाउन करके रखा हुआ है, ये आप देख लेना। एक कप मेथड है, रीसेल प्राइस मेथड है, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट स्प्लिट, ट्रांजैक्शन नेट मार्जिन मेथड, और भी बहुत अलग मेथड है। इन मेथड्स पे आप ध्यान रखना, हो सकता है इनमें आपको कोई कंफ्यूज कर दिया जाए, कुछ आपको कुछ अलग मेथड डाल दिया जाए, तो आप इन पे ध्यान रखना कि कप मेथड, RPM मेथड है, रीसेल प्राइस मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, ये सारे मेथड आपके ALP कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र प्राइसिंग कैलकुलेट करने के क्या मेथड होते हैं फ्रेंड, देखो ये है वेरिएबल, या तो आप वेरिएबल रख सकते हो कॉस्ट मेथड, या फुल कॉस्ट मेथड रख सकते हो, मार्केट प्राइस मेथड रख सकते हो, नेगोशिएटेड प्राइस मेथड रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों को आप सेपरेटली एक बार ध्यान से पढ़ लेना, और अगर डिटेल पढ़ना है इनका तो आप खुद से भी एक बार गूगल कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपने देख लिया ALP कैलकुलेट करने के कितने सारे मेथड्स होते हैं और ट्रांसफ़र प्राइसिंग के, ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि इनका क्या मेथड हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लायंसेस क्या होते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस हैं, उनको आपको मेंटेन करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं मेंटेन करोगे तो आपको पेनल्टीज़, हैवी पेनल्टीज़ देनी होती है फ्रेंड्स। रिपोर्ट वगैरह मेंटेन अच्छे से करके रखना होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या पैनल प्रोविजंस है फ्रेंड, अगर आप कुछ जो रिकॉर्ड है अगर वो नहीं मेंटेन करते हो, ठीक है, तो क्या है 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू या पेनल्टी आपकी क्या चली जाती है 100% से लेके 300% तक भी आपकी पेनल्टी जा सकती है अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो। ये बहुत एक सीवियर देखा जाए तो पैनल प्रोविज़न है। अदरवाइज़ और सब क्या है, अगर आपने सबमिट नहीं किया, सबमिशन नहीं किया रिपोर्ट का, तो 1 लाख रुपए का फ़ाइन लगेगा। अगर रिकॉर्ड का सबमिशन नहीं किया तो 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। सबमिशन पे क्या है, रिपोर्ट नहीं दिया तो 1 लाख रुपए का, और रिकॉर्ड्स में अगर आपने सबमिट नहीं किया तो 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन अगर आपने मेंटेन करके ही नहीं रखा तो आपको क्या है 100 से 300% तक का भी आपका पेनल्टी जा सकता है, ठीक है। इसके सेक्शंस फ्रेंड्स ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स कुछ आ रहे हैं नॉन कंप्लायंसेस या डिफ़ॉल्ट। मैंने एक बार अलग से ये वीडियो मतलब एक स्लाइड बना रखा है। देखो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स किस में करना होता है। अगर आप फेल हो चुके हो किस चीज़ में, डॉक्यूमेंट नहीं मेंटेन किया आपने, रिपोर्ट नहीं अच्छे से तैयार करा, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशंस हैं आपके पास, मेंटेन करके रखा हुआ है आपने और वही दिखा दिया, तो इस पर 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स लगेंगे। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट नहीं सबमिट करा, फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट अगर आपने फर्निश नहीं करा तो 1 लाख रुपए का, और ये फॉर्म ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक। पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, अगर आपका जो इनकम है उससे आपने कम दिखा दिया तो 50% आपका टैक्स पेएबल ऑफ सच अंडर रिपोर्टेड इनकम लगेगा, ठीक है। और अगर आपने मिस रिपोर्टिंग कर दी है तो 200% ऑफ द टैक्स पेएबल ऑन सच अंडर रिपोर्टेड इनकम। फ्रेंड्स
अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपने कुछ बढ़ा चढ़ा के कर दिया है, जैसे कि इन केस ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग एडजस्टमेंट इन द एब्सेंस ऑफ गुड फेथ ड्यू डिलिजेंस, ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर आपने ड्यू डिलिजेंस अच्छे से नहीं करवाया, ठीक है, आपने गुड फेथ में काम नहीं करा, मतलब पूरी तरीके से आप पूरा चीट कर रहे हो, तो आपका क्या हो सकता है पेनल्टी 100 से लेके 300% तक हो सकता है ऑफ टैक्स ऑन द एडजस्टेड अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। सीवियर पनिशमेंट देखो यहाँ पे मैंने मेंटेन करके ही रखा है आपके सामने, 50, 200, 100 to 300 कब जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। प्लस जब आप रिपोर्ट नहीं मेंटेन कर रहे हो, ये फॉर्म नहीं सबमिट किया है इसमें जो होना चाहिए, तो 1,00,000 रुपये है, 2% इसमें है, तो आप इसे चाहो तो इन सब चीज़ों को एक साथ याद करके रखो और इसको अलग याद करके रखो, अदरवाइज उस पर 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके साथ मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, ठीक है, थैंक यू। और आगे मैं आपको कॉर्पोरेट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग के बारे में समझाऊंगी फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मेरा इस पे होगा। तो स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।